साथियों, चैप्टर 85 में हमने आपसे नक्षत्रपति की अपने उच्च भाव से दूसरे भाव की दूरी के बारे में बात की थी। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। आप में से कई लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका के उत्तर हम पूर्व के चैप्टर्स में विस्तृत रूप से दे चुके हैं। फिर भी जो नए आए हैं और नहीं देख पाए हैं, तो हम आपके सभी सवालों को एक जगह करके किसी एक चैप्टर में भविष्य में उनका जवाब देंगे। एक एक व्यक्तिगत रूप से जवाब देना तो असंभव है, फिर भी कोशिश करेंगे जितने भी जवाब दिए जा सकें वो हम जरूर देंगे। आइए अब आज बात करते हैं, नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च राशि से तृतीय बैठा हो यानी तीसरे भाव की दूरी हो तो उसको कैसे देखेंगे और उसके फल क्या होंगे। आइए अब उदाहरण कुंडली को देखते हैं। यह मेष लग्न की कुंडली है और जातक का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और सूर्य की उच्च राशि मेष लग्न में ही पड़ रही है, तो यहाँ पर लग्न तो एक्टिव हो ही जाएगा। और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष से तीसरे भाव में बैठे हैं मिथुन राशि में, तो यह तीसरा भाव भी एक्टिव होगा। इस तरह ये पहला और तीसरा भाव एक्टिव हो जाएंगे। और नक्षत्र स्वामी सूर्य की नीच राशि 7वें भाव में है तुला, तो यह 7वां भाव भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक भाव और डीएक्टिवेट होगा और वह है नवम भाव। अब यह नवम भाव कैसे डीएक्टिवेट होगा, तो इसका आप एक सीधा सा गणित समझ लीजिए कि नक्षत्र स्वामी या समझ लीजिए जो भी ग्रह नक्षत्र स्वामी है वो अपनी उच्च राशि से जितनी भाव की दूरी पर बैठा है वह भाव, दोनों भाव एक्टिव होंगे, उच्च राशि वाला भाव और वहां से दूरी वाला भाव। जैसे यहाँ पर पहला और तीसरा हुआ, उसी तरह नीच राशि वाला भाव और नीच राशि से दूरी वाला भाव दोनों डीएक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ 7वें भाव में नीच राशि तुला पड़ रही है सूर्य की और यहाँ से 7वें भाव से इनकी दूरी है नवम, तो यह नवम भाव भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से हमको एक्टिव भाव मिले लग्न और तीसरा और डीएक्टिवेट भाव हुए 7वां और 9वां। अब यहाँ पर सूर्य जो कि नक्षत्र स्वामी हैं और पंचम भाव के अधिपति हैं यानी पंचमेश हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, इनकी जो अपने भाव से दूरी है वो एकादश हो गई है। आप यहाँ से यो गिनेंगे तो ये एकादश हो गई है। अब पंचम और एकादश आमने सामने के भाव दोनों तो एक साथ एक्टिव हो नहीं सकते। अब इनका आगे फल कैसे देखना है वो थोड़ी देर में बात करते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात रह गई है, वह कि चंद्र और नक्षत्र स्वामी का संबंध वो कौन से भाव का है। नक्षत्रपति को देखने के लिए सबसे जो जरूरी बात है उसका नक्षत्र स्वामी का उच्च भाव से उनकी दूरी, और तीसरी चीज जिसमें चंद्र कुंडली का इफेक्ट रहता है, चंद्रमा से नक्षत्र स्वामी की दूरी देखनी है। तो यहाँ पर चंद्रमा से नक्षत्र स्वामी की दूरी 10वें भाव की है, तो यह 10वां भाव भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। चंद्र और सूर्य का संबंध भाव वो 10वां होगा। अब यहाँ पर लग्न और तीसरा भाव एक्टिव है, डीएक्टिवेट भाव है 7वां और 9वां, और चंद्र और सूर्य ने 10वां भाव, इनके संबंध से हमको एक और मिला। आइए अब यहाँ तक के फलों की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर लग्न भाव सूर्य ने एक्टिव किया है, तो यह जातक बलिष्ठ, शारीरिक सौष्ठव बहुत बढ़िया, स्वाभिमानी, अहम भावी और रिस्क उठाने वाला स्वभाव होगा। हमने आपको लग्न के जो जो भी कारकत्व बताए हैं वह आप यहाँ पर अपने प्रश्न के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और दूरीजन्य भाव के रूप में तीसरा भाव एक्टिव हुआ है, तो तीसरे भाव के फल भी आप जानते हैं। यह जातक मेहनती, पुरुषार्थी, गरिष्ठ खान पान का शौकीन और अपनी मेहनत पे, अपने भुजबल पर विश्वास करने वाला होगा। अब यहाँ कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि यह नक्षत्र स्वामी सूर्य इस जातक को लग्न और तीसरे भाव के फल नक्षत्र स्वामी के रूप में देगा। यहाँ पर आप लग्न और तीसरे भाव के कारकत्वों को देख लीजिए तो आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यहाँ तक तो हमने एक्टिव हुए भावों के बारे में चर्चा कर ली है। अब बात करेंगे डीएक्टिव हुए भावों के बारे में। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ जब सूर्य पंचमेश है तो पंचम भाव के बारे में बात क्यों नहीं की गई। तो थोड़ा सा ठहरिए, इसी चैप्टर में आगे चलकर
हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि इस सूर्य के क्या फल मिले। यहाँ आप देख रहे होंगे कि पंचमेश सूर्य, इसकी अपने भाव से दूरी एकादश हो जाती है और एकादश भाव पंचम का विरोधी भाव है। पंचम से सप्तम होने के कारण उसका विरोधी भाव है। और आप वही समझ पा रहे होंगे कि सूर्य और शनि की जो शत्रुता का जिक्र किया गया है वह इसी कारण है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और एकादश भाव का स्वामी शनि है। कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव सिंह राशि और एकादश भाव में कुंभ राशि। खैर, इसकी बात अभी हम आगे चलकर करेंगे। पहले तो हम डीएक्टिव हुए भावों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए डीएक्टिवेट भावों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले तो यह सप्तम हाउस डीएक्टिवेट होगा। ये जो ये हमें -7 लिखा है, तो यह सप्तम भाव डीएक्टिवेट होगा यहाँ पे, क्योंकि लग्न में उच्च है और यहाँ पर नक्षत्र स्वामी सूर्य की नीच राशि है, तो यह सप्तम भाव डीएक्टिवेट हो गया। अब आप में से कई लोगों ने सवाल भी पूछे हैं कि डीएक्टिवेट हुए भावों का क्या होगा। तो डीएक्टिवेट हुए भावों का फल वह ग्रह नहीं दे पाता है, उसके फल नहीं मिलेंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा कि जातक के विवाह में विलंब होगा। जब भी किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी, उसमें जब सप्तम भाव एक्टिव होगा तब जाकर जातक का विवाह होगा। यहाँ पर प्रेम विवाह की संभावना तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर चंद्र ने, ये जो चंद्र है चतुर्थेश होते हुए भी यह अपनी उच्च राशि वृक्ष से पंचम हो गया है, तो इनके पास इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि यह प्रेम विवाह करवा दें। हाँ, अगर यह चंद्र यहाँ की बजाय यहाँ दसम भाव में बैठा होता तो चतुर्थेश अपने भाव से सप्तम होने के कारण प्रेम विवाह करवा देता। और ध्यान रखिए, अन्य किन्हीं कुंडलियों में भी चतुर्थेश यदि यहाँ दसम भाव में बैठा होगा तो इनकी दूरी हो जाएगी सप्तम, जो कि शर्तिया तौर पर प्रेम विवाह करवा देता है। अब प्रेम विवाह का आप यह मतलब मत समझिए कि कोई लड़का लड़की भाग गए या और कुछ हो गए। उनमें वो पूर्व परिचित रहते हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पे हों, स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हों या किसी भी रूप में हों, पूर्व परिचित होते हैं वो। प्रेम विवाह का कुल मतलब इतना ही होता है। दूसरे यहाँ पर 7वां भाव डीएक्टिवेट है, तो ये जातक जो साइड धंधे होते हैं उनमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपने जो काम है इसका काम से काम करता रहेगा। साइड धंधों के चक्कर में 7वां भाव कमजोर होने की वजह से यह नहीं पड़ेगा। दूसरे किसी भी चोट चोरी दुर्घटना, ऐसे फल हमने आपको सप्तम भाव के बताए थे, तो ये उनसे भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यानी जीवन में कोई लंबी चोट दुर्घटना इस तरह के कार्य इसके साथ नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पर सप्तम कमजोर होने से एक बात आप अवश्य समझ लीजिए कि जीवन साथी के साथ इसके संबंध तुनक मिजाजी वाले ही रहेंगे, यह पक्का है। अब यहाँ पर 9वां भाव भी डीएक्टिवेट हो रहा है, इसका क्या फल होगा? इसका मतलब कि जातक ज्यादा धर्म कर्म में रुचि रखने वाला नहीं होगा, यह अपने भुजबल पे विश्वास करेगा। जीवन में जो कुछ भी यह पाएगा वह अपनी मेहनत के बल पर पाएगा। और जातक को भाग्य का सहारा भी कम मिलता है और इसको चाहिए भी नहीं, इसकी रुचि भी नहीं होती, यह सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा करता है। आइए अब बात कर लेते हैं चंद्र व नक्षत्रपति द्वारा जो दसम भाव खड़ा किया गया है उसके फल किस तरह से मिलेंगे। चंद्र से सूर्य नक्षत्र स्वामी की दूरी 10वें भाव की, ये चंद्र प्लस सूर्य इनका संबंध हो गया 10म भाव का। अब इसके फलों को देखते हैं। अब देखिए, सूर्य यानी नक्षत्र स्वामी स्वयं पंचमेश है और लग्न भी इन्होंने एक्टिव कर रखा है, मतलब लग्न पंचम एवं दसम, लग्न पंचम एवं दसम इनका संबंध होने के कारण जातक सरकारी नौकरी तो पा जाएगा, पर पंचमेश सूर्य अपने भाव से एकादश हैं तो यह आसानी से भी नहीं होगा। देखिए, पंचम है, अपने भाव से एकादश हैं, तो यह इतनी आसानी से भी सरकारी नौकरी में सफलता नहीं देगा। अब इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करते हैं कि सरकारी नौकरी में विलंब क्यों हुआ, क्योंकि चंद्र ने दसम एक्टिव किया है तो सरकारी नौकरी तो मिलनी ही है। ये दसम भाव एक्टिव हो गया मतलब हर हाल में जातक गवर्नमेंट से तो जुड़ ही जाएगा सरकारी, और यहाँ पर लग्न और पंचम है इसलिए इसको सरकारी नौकरी तो मिलनी है। अब यहाँ पर आप एक काम करिए, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट बना के रख लीजिए और आराम से आगे की बात को समझिए। अब यह जिस जातक की कुंडली है वह बहुत मेहनती
और अपने भुजबल पर विश्वास करने वाला है। भाग्य के भरोसे यह बैठता नहीं है, इसकी आदत नहीं है। इस जातक ने अपनी शिक्षा पूरी करने के साथ साथ ही सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू कर दी थी, पर शुरू के 3-4 साल इसको सफलता नहीं मिली, तो यह एग्जाम की तैयारियों के साथ साथ ही प्राइवेट नौकरी भी करता रहा। यहाँ तृतीय भाव जागृत है, तो बहुत ही पुरुषार्थी और घनघोर मेहनत करने वाले स्वभाव का जातक है। ये थकने का इसमें कोई नाम निशान ही नहीं है और निराश होने का इसने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लग्न और तृतीय दोनों भाव एक्टिव हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल अवश्य आ रहा होगा कि जब पंचमेश के नक्षत्र में जन्मा है तो प्राइवेट नौकरी इसने क्यों की। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत में प्राइवेट नौकरी करने का कारण भी यही नक्षत्रपति सूर्य बना, क्योंकि यह पंचमेश जरूर है लेकिन अपने भाव से एकादश हो गया है। तो यही जो दूरीजन्य फल है, इसका परिणाम इसने दिया प्राइवेट नौकरी के रूप में, यानी इसने करियर के शुरुआत में अधीनता करवा दी जातक को। और यहाँ तृतीय भाव एक्टिव है तो सामने का नवम भाव तो डी एक्टिव है ही, इसलिए भाग्य का तो कोई सहारा जातक को ज़्यादा मिल नहीं पाया। इसलिए इसने अपने संघर्ष और मेहनत के बलबूते पर जीवन में यह आगे बढ़ा। किंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं चंद्र, जिसे आप चंद्र कुंडली कहते हैं, उसका इम्पैक्ट देखिए। यहाँ चंद्र ने दसम भाव खड़ा कर दिया है, यानी सरकारी नौकरी इसकी किस्मत में लिखी थी। अब प्राइवेट नौकरी करते करते जब भी कोई दशा अंतरदशा आई, उस समय इस जातक का जब भी किसी दशा अंतरदशा में पंचम भाव एक्टिव हुआ, उस समय इसको यूपीएससी में सफलता मिली और यह एक उच्च सरकारी अधिकारी बन गया। क्योंकि यहाँ चंद्रमा ने दसम भाव खड़ा किया है, दसम के फल तो वो देगा ही देगा, यही चंद्र कुंडली की विशेषता होती है। लेकिन चंद्र और चंद्र कुंडली, यह आप लग्न कुंडली के साथ देखेंगे तो सिर्फ कंफ्यूजन ही मिलेगा आपको, किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको निष्कर्ष तक पहुंचना है तो यही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो नक्षत्रपति के साथ चंद्र के संबंधों का क्या महत्व होता है, यह आपको समझ में आया होगा। अब चूंकि यह जातक हमारा परिचित है और इसे हम व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, यह कुंडली दिखाने आता रहता है, तो अब हम यहाँ पर चंद्र द्वारा एक्टिव दसम भाव और सूर्य द्वारा पंचमेश होकर अपने भाव से एकादश होने के फलों पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सूर्य पंचमेश है और पुत्र संतान देने के दायित्व से बंधे हुए हैं, पर यहाँ पर वो अपने फल देने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भाव से एकादश बैठ गए हैं। अब पंचम पुत्र संतान का भाव है और एकादश कन्या संतान का भाव है। अब वो फल दें तो किस भाव के देंगे, पंचम के या एकादश के? बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं यहाँ पर। तो सूर्य एक तरह से फसावट में है। इस स्थिति में यह जो विरोधी भाव खड़े होते हैं उनमें यही समस्या होती है। लेकिन जब कोई झगड़े का मामला होता है तो उसका फैसला कोर्ट में ही होता है। अब यहाँ पर आप जज समझ लीजिए चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा और नक्षत्रपति के संबंध वाला भाव सर्वोपरि रहता है। अब चंद्र ने यहाँ पर दसम भाव खड़ा किया है और उसी के प्रभाव के कारण जातक सरकारी अधिकारी बना। हमने आपको बताया था कि दसम भाव किसी भी रूप में सरकार से संबंध जोड़ देता है। अब दसम भाव का एक कारकत्व हमने और बताया था, यदि आपको याद हो, आपने नोट्स बनाए हों, वो है संतान गोद लेने का भाव। यह दसम का कारकत्व है, यानी दसम भाव इस तरह से एक्टिव हो जाए। यहाँ तो चंद्र ने बनाया है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल है और किसी दूसरे ग्रहों द्वारा दसम की आवश्यकता ही नहीं है। अकेले चंद्र और नक्षत्रपति के संबंध ने ही दसम भाव को प्रबल कर दिया है। और जब दसम भाव एक्टिव हो तो ऐसे जातकों को संतान के रूप में किसी को गोद लेना पड़ता है। स्वयं की संतान होने में दसम भाव बाधक बनता है, यह चीज नोट कर लीजिए। और यहाँ देखिए, इस जातक को 40 से ज्यादा की उम्र पार करने के बाद भी संतान का सुख किसी भी रूप में नहीं मिला, न कन्या हुई न पुत्र हुआ। तो अब चंद्र और नक्षत्रपति के संबंधों का सच आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको किस तरह से चंद्र कुंडली का इफेक्ट लेना है। यहाँ पर एक बात आपसे और करना चाहेंगे कि चैप्टर 84 में
नक्षत्रपति के दूरीजन्य भाव के रूप में प्रथम भाव की बात की थी, आपको याद हो वह कुंडली भी मेष लग्न की ही थी। सूर्य ही नक्षत्र स्वामी थे और प्रथम भाव में ही वहाँ पर सूर्य की उच्च थी। यह भी मेष लग्न की ही कुंडली है और यहाँ पर भी नक्षत्र स्वामी सूर्य की उच्च राशि लग्न में है। लेकिन दोनों जातकों के फल में जमीन आसमान का फर्क आ गया। यह क्यों हुआ? यह हुआ चंद्रमा की वजह से। वहां पर चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में था जो दूसरे भाव में बैठा था और यहाँ पर चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है जो कि यहाँ पर छठे भाव में है। अब चंद्रमा ने सारी कुंडली पलट दी। आप 84 चैप्टर जो है जिसमें प्रथम भाव के बारे में हमने आपसे बात की थी उसको और आज की कुंडली को, इन दोनों को सामने रख के आप इसको मनन कीजिए, आपको बहुत कुछ कहानी समझ में आ जाएगी। तो आज के चैप्टर को यहीं पे विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं नक्षत्रपति जिसमें अपनी उच्च से चौथे होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।